अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर अलमदार हुसैन और आज हम पढ़ रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता है, बातचीत करना, पैगाम रसानी करना, और सेटेलाइट कम्युनिकेशन से मुराद है सेटेलाइट के को इस्तेमाल करते हुए पैगाम रसानी करना, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का तबादला करना सेटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेटेलाइट क्या होती है। सेटेलाइट असल में अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज बनाई और वो गैलेक्सीज बहुत सारे स्टार्स पर मुश्तमिल हैं। हर स्टार का एक अपना सोलर सिस्टम होता है जिसके गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म के प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, जिनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा अपना है। ये सूरज उसका मरकज़ है और इसके गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म के प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। और प्लैनेट्स के गिर्द जो ऑर्बिट्स जो ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं उनको सैटेलाइट कहते हैं। तो बाज़ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए हैं, जो प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन्हें नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। लाइक अ मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो हम एज ए साइंटिस्ट खला में भेजते हैं और वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। इनका मकासद मुख्तलिफ हो सकती हैं, मसलन मौसम पर नज़र रखने के लिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, या रिसर्च के लिए, इस तरह के। और इसी इनमें से एक ये भी है कि कम्युनिकेशन के लिए जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो आर्टिफिशली हम बनाकर ज़मीन के गिर्द घुमाते हैं, रिवॉल्व कराते हैं, उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो उन सैटेलाइट को यूज़ करके पैगाम रसानी करने को सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। सैटेलाइट को यूज़ करने का मकसद क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, इस चीज़ को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये फ़र्ज़ करते हैं हमारी ज़मीन की कर्वेचर है। मैंने ये ज़मीन को जूम करके दिखाया हुआ है तुम्हें, ठीक है, उसकी अपर कर दिखाई हुई है। और यहाँ पर ये सूरज है। ये सूरज छोटा सा इसलिए अंदर आ रहा है, ये दूर है काफ़ी, ठीक है। अब सूरज से जैसे ही ज़मीन की तरफ आते हैं तो दरमियान में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा आता है जहाँ पर कोई गैसेस वगैरह नहीं होती, वैक्यूम होता है, उसे खला कहती है। लेकिन एक ख़ास रेंज तक आकर फिर वहाँ से हमारी ज़मीन की एटमॉस्फेयर शुरू हो जाती है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें मौजूद होती हैं। उन गैसों के ऊपर जब इस सूरज की रोशनी पड़ती है तो फ़ोटो एमिशन, हम सेकेंड ईयर में पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि रोशनी की वजह से इलेक्ट्रॉनों का इखराज फ़ोटो एमिशन कहलाता है। तो उन गैसों के एटमों में से रोशनी की वजह से इलेक्ट्रॉनों का इखराज शुरू हो जाता है और कुछ एटमों से इलेक्ट्रॉन निकल कर अपने साथ वाले दूसरे एटम्स पर चले जाते हैं। जिन एटमों से इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस तरह फ़िज़ा के अंदर ही मुख्तलिफ़ किस्म के आइंस बन जाते हैं, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस। इन आइंस की तय दर तय इकट्ठे होते होते लेयर्स बन जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं आयोनाइजेशन लेयर्स। आयोनाइजेशन लेयर्स को बेसिकली 4 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं इनकी इंटेंसिटी के लिहाज से। जो सबसे ऊपर सूरज के करीब होती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर इस आयोनाइजेशन लेयर की जो शिद्दत है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ये सूरज की रोशनी का नीचे आती जाती है तो उसी की शिद्दत कम होती जाती है, तो आयोनाइजेशन लेयर्स की भी शिद्दत कम होती जाती है। तो ये 4 लेयर्स बन जाती हैं फ़िज़ा के अंदर, जिन्हें आयोनोस्फेयर्स कहते हैं या आयोनाइजेशन लेयर्स कहते हैं। रात के टाइम जब सूरज गरूब हो जाता है, ये आइंस दोबारा रिकम्बाइन होना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा रात के टाइम ये सबसे चौथी जो सबसे नीचे वाली लेयर है, ये बाज़ दफ़ा ख़त्म हो जाती है और फिर बाकी 3 रह जाती हैं। लेकिन हम अभी इन 4 को लेकर चलते हैं। अब ये वो आयोनाइजेशन लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक टावर लगा रहा हूँ। जब हम एक टावर लगाते हैं तो उस टावर से जब रेज खारिज होती हैं तो वो 3 रास्ते अख्तियार करती है। एक, वो रे ज़मीन की तरफ आती है और ज़मीन के साथ डक्टिंग प्रोसेस के तहत चलना शुरू हो जाती है। हमारी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी ग्राउंड वेव के ज़रिए हो रहा होता है। चूँकि ये ज़मीन की तरफ आती है इसलिए इसे ग्राउंड वेव कहते हैं। हमारी टेलीकम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं ग्राउंड वेव्स के ज़रिए हो रहा होता है। इन ग्राउंड वेव के लिए ज़रूरी है कि हमारा एंटीना, रिसीविंग डिवाइस का एंटीना, वो इन लेयर्स, इन रेज़ के बिल्कुल सामने हो। मैं फ़र्ज़ करता हूँ अगर मेरा घर यहाँ पर है
तो वो एंटीना इस रेस के यहाँ पर होना चाहिए। अगर मेरा घर यहाँ पर है तो एंटीना यहाँ पर होना चाहिए। यही वजह है कि एक ही मोहल्ले के अंदर मुख्तलिफ घरों के ऊपर लगाए हुए एंटीनों की हाइट में डिफरेंस होता है। माजी में जब हम एंटीना इस्तेमाल करते थे पीटीवी या एसटीएन वगैरह देखने के लिए, तो शायद आपने वो दौर देखा हो या ना देखा हो, हमने तो बहरहाल वो दौर देखा है। उसमें ये होता था कि एक बच्चा जो है वो छत पर जाकर एंटीने को घुमा रहा होता है, उसकी हाइट ऊपर नीचे करके, फिर पूछा जा रहा होता है नीचे से कि क्या अब सिग्नल साफ़ आ रहा है, और जैसे वो साफ़ आता है वहीं पर उसको टाइट करके बांध दिया जाता था। तो वो क्या है, असल में वो जगह देखी जाती है कि हमारे घर के ऊपर से छत से वो सिग्नल किस हाइट से गुजर रहा है, वो जगह तलाश करके फिर एंटीने को उसी जगह पर बाइंड कर दिया जाता था। तो इसमें लाजमी तौर पर एंटीने की हाइट उस वेव के सामने होनी चाहिए। अब जब ये ज़मीन की तरफ सिग्नल आता है तो ज़मीन इस सिग्नल का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से इस सिग्नल में वीकनेस आ जाती है। फिर दूसरी दफ़ा जब ये सिग्नल ज़मीन के साथ टकराता है, ज़मीन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जज़ब कर लेती है, इसमें मज़ीद वीकनेस आ जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है, सिग्नल वीक होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये सिग्नल मर जाता है। हम फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर ये सिग्नल मर जाता है, इससे आगे ये नहीं जा सकता। अब दूसरी बात, इस वेव की जो दूसरा रास्ता है, एक वेव जो इसमें से निकलती है वो बिल्कुल आंख की सीध में जाती है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट वेव। ये ग्राउंड वेव हो गई, और ये लाइन ऑफ साइट वेव। लाइन ऑफ साइट वेव बिल्कुल आंख की सीध में चलती है, और इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं टावर टू टावर कम्युनिकेशन के लिए। हम इसको यूज़र के लिए आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि इस वेव के सामने एंटीना लगाना पड़ता है। चूँकि अगर हम इस वेव को इस्तेमाल करेंगे तो हमें उस टावर की हाइट जितना एंटीना लगाना पड़ेगा, जो हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इसको अमूमन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसे इस्तेमाल किया जाता है अमूमन टावर टू टावर कम्युनिकेशन के लिए। सॉरी, अभी ज़रा मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब वेव का तीसरा रास्ता जो है वो एक वेव ऐसी होती है जो सीधी आसमान की तरफ जाती है, इसे कहते हैं स्काई वेव। अब जब ये आसमान की तरफ जाती है तो फिजा में जहां पर आयोनाइजेशन लेयर्स होती हैं, तो वो आयोनाइजेशन लेयर्स इनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है ज़मीन की तरफ। अब ये दोबारा से ज़मीन के साथ साथ डक्टिंग प्रोसेस के तहत चलना शुरू कर देती हैं, और फिर इसके साथ वही हिसाब होता है कि जैसे ये ज़मीन के साथ टकराती है, ज़मीन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जज़ब कर लेती है, फिर इसके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो ग्राउंड वेव से आगे फिर ये जो कम्युनिकेशन का बेड़ा है वो स्काई वेव उठाती है, और स्काई वेव के ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इन दोनों के दरमियान का जो गैप है, यहाँ पर हमारे पास सिग्नल नहीं आ रहे होते, इसको कहते हैं स्किप जोन डिस्टेंस। हम कोशिश करते हैं कि ये स्किप जोन डिस्टेंस कम से कम हो, ताकि हर जगह पर हमारे सिग्नल मौजूद हों। तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए जाते हैं। मसलन हम टावर की हाइट ऊंची कर सकते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा एरिया कवर करने की रेंज ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर मैं स्वीडिश कॉलेज की बात करूं, मैं अगर दूसरे फ्लोर पे खड़ा हूं तो मैं कितना एरिया देख सकता हूं, लेकिन अगर मैं 5वें फ्लोर पे चला जाऊं तो मैं देखता हूं कि मैं उसका एरिया की रेंज दूर तक हो जाती है, ज़्यादा दूर तक देखने की रेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो एरिया कवर करने की रेंज बढ़ जाती है, और अगर हम टावर की हाइट ऊंची कर देंगे तो इससे हमारा एरिया ज़्यादा दूर तक जाएगा, सिग्नल ज़्यादा दूर तक जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम उसकी पावर बढ़ा देते हैं तो फिर भी उसके अंदर जहाँ पर वो सिग्नल मर रहा था वहाँ पर उसके अंदर अभी कुछ जान बाकी रहेगी, जिसकी वजह से वो आगे जा सकेगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करके हम इस सिग्नल की रेंज को पूरा करते हैं, ताकि स्किप जोन डिस्टेंस ना हो, अगर हो भी सही तो फिर भी कम से कम हो। अच्छा, अब यहाँ से फिर यहाँ पर स्काई वेव भी ख़त्म हो गई, मर गई। तो इससे आगे अगर मैंने कम्युनिकेशन करनी है तो फिर मुझे यहाँ पर एक दूसरा टावर लगाना पड़ेगा। ये दूसरा टावर क्या करेगा, ये इस लाइन ऑफ साइट वेव की बिल्कुल सीध में लगाया जाता है, और ये लाइन ऑफ साइट वेव को रिसीव करेगा और फिर उसको दोबारा से इसी प्रोसेस के तहत दोबारा से आगे ट्रांसमिट कर देगा। ग्राउंड वेव, लाइन ऑफ साइट वेव, स्काई वेव, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब यहाँ पर स्काई वेव मर गई है, लेकिन मैंने सिग्नल को पहुँचाना है और आगे तक। अब मुझे यहाँ पर एक टावर लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समंदर है। अब समंदर के अंदर टावर लगाया नहीं जा सकता, और मैं समंदर के पार एक दूसरे मुल्क में अपनी इंफॉर्मेशन को पहुँचाना चाहता हूँ।
समंदर के पार ये दूसरा टावर खड़ा है। अब यहाँ तक पहुँचाने के लिए या तो इस सिग्नल की ताकत इतनी ज़्यादा हो कि वो इस पूरे समंदर को क्रॉस करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क की सरहद तक जाए, वहाँ पर टावर लगा हुआ है, वो उसे रिसीव कर लेगा, या फिर आप कोई और सोर्स लें जिसके ज़रिए आप इस पैगाम को दूर तक पहुँचा सकें। तो समंदर के अंदर तो टावर लगाना मुमकिन नहीं है, फिर हम यही काम टावर वाला सेटेलाइट से लेते हैं कि फ़िज़ा से बाहर खला में हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं जो कि जिसके अंदर वही चीज़ लगी होती है जो टावर के अंदर लगी होती है, मतलब बूस्टर एम्पलीफायर, जो ज़मीन से आने वाले वीक सिग्नल को वसूल करता है, उसे बूस्टअप करता है और बूस्टअप करके अगले मुल्क की तरफ उसे भेज देता है, जिसकी वजह से हमारा पैगाम उस जगह तक भी पहुंच सकता है जहां पर वो टावर के बगैर नहीं पहुंच सकता था। तो चूंकि ये कम्युनिकेशन हम सेटेलाइट को यूज़ करके कर रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं सेटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इस वेव को इस यहाँ तक पहुँचाएं कैसे सेटेलाइट तक, क्योंकि दरमियान में आयनाइजेशन लेयर्स जो हैं वो उन्हें वापस ज़मीन की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो अब इनको क्रॉस कैसे करना है, तो इसके फिर दो मेथड हैं। एक मेथड तो बिल्कुल आसान सा है कि अभी पिछले लेक्चर में हमने ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर जो हमारा इंसिडेंट रेज है उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन पाई जाएगी, और अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन पाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप टावर का जो क्रिटिकल एंगल है, इंसिडेंट एंगल, वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो बाउंस बैक होकर वापस ज़मीन की तरफ ही आएगी। लेकिन अगर आप इसका एंगल कम कर देंगे और वो इंसिडेंट रेस का एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्रैक्ट होकर इन लेयर्स को क्रॉस करके खला में पहुंच जाएगी। खला में मौजूद जो हमारा सेटेलाइट है वो उसका जो एंटीना है वो इस रेस को रिसीव करेगा, उसके अंदर लगे हुए सर्किट्स इस सिग्नल को बूस्टअप करेंगे, खिलाएंगे, मोटा ताज़ा करेंगे और फिर इसको दोबारा से भेज देंगे नीचे की तरफ, और नीचे दूसरा टावर इसको वसूल करेगा। अब जो टावर इसको ऊपर की तरफ भेज रहा है सेटेलाइट की तरफ, इसको कहते हैं अपलिंक अर्थ स्टेशन। और ये जो सिग्नल ऊपर की तरफ जा रहा है इसे कहते हैं अपलिंक सिग्नल। इसकी रेंज होती है 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज, ये फिक्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। और जो टावर इसको सिग्नल को सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को जमीन पर वसूल कर रहे हैं इसे कहते हैं डाउनलिंक स्टेशन। और ये जो सिग्नल जमीन की तरफ आ रहा है इसे कहते हैं डाउनलिंक सिग्नल। इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है इसमें से 2.2 माइनस कर दो तो बाकी जो फ्रिक्वेंसी बचेगी वो इसकी होगी, मतलब 3.7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज ये डाउनलिंक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी। और जो खला में हमने सेटेलाइट भेजा है इसे सेटेलाइट भी कहते हैं या इसको ट्रांसपोंडर कहते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो सेटेलाइट को इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेशन करते हैं इसको सेटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। और सेटेलाइट कम्युनिकेशन बेसिकली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, अपलिंक अर्थ स्टेशन एंड डाउनलिंक अर्थ स्टेशन एंड ट्रांसपोंडर। इसके बाद हम वन बाय वन इनको तफसील के साथ पढ़ते हैं कि इनके अंदर क्या चीज़ बनी होती है, कैसे बनी होती है और ये कैसे काम कर रहे होते हैं। उससे पहले एक जो हमारे पास कंसेप्ट पाया जाता है, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल आ जाता है, वो ये होता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो मीन्स ज़मीन और स्टेशनरी मीन्स साकिन और सैटेलाइट मीन्स सैटेलाइट। तो ज़मीन के लिहाज से साकिन सैटेलाइट को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर फर्ज करें ये मेरा हाथ ज़मीन है और ये मार्कर एक सैटेलाइट है, तो अगर मैं इसे खला में साकिन रोक दूं तो क्या ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये सैटेलाइट तो साकिन खड़ा है लेकिन ये हमारी ज़मीन गर्दिश कर रही है। अगर वो एक दिन सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर है तो अगले दिन वो इंडिया के ऊपर होगा, अगले दिन किसी और मुल्क के ऊपर। तो इस तरीके से इसकी लोकेशन अकॉर्डिंग टू आवर ज़मीन ये चेंज होती जाएगी और इसको सैटेलाइट को हम कहेंगे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है। अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना चाहते हैं तो फिर हमें उस सैटेलाइट को भी ज़मीन की रफ्तार से मूव कराना पड़ेगा। जिस रफ्तार से ज़मीन मूव कर रही है उसी रफ्तार से सैटेलाइट को मूव कराएंगे, लाइक दिस। तो कभी भी इसकी
लोकेशन तब्दील नहीं होगी। जिस मुल्क के ऊपर ये सेटेलाइट मौजूद है उसी मुल्क के ऊपर ही रहेगा, उसकी लोकेशन कभी भी तब्दील नहीं होगी। इससे हमें काफ़ी सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। मसलन सबसे पहला फ़ायदा अगर आप देखें तो वो ये हो सकता है कि हमारी ज़मीन चूँकि गोल है और ये सेटेलाइट है, यहाँ पर हमने एक टावर लगाया जो इसको वसूल कर रहा है सिग्नल को। अब अगले ही दिन ये सेटेलाइट यहाँ पर पहुंच गया, तो मुझे इस डिश की सीमत तब्दील करके इस तरफ करनी पड़ेगी। अगले दिन ये डिश सेटेलाइट यहाँ पर पहुंच गया, तो मुझे इसकी सीमत तब्दील करके इस तरफ करनी पड़ेगी। अगले दिन ये सेटेलाइट यहाँ पर पहुंच गया। अब अगर मैं अपनी डिश की सीमत तब्दील करता हूँ तो वो तो अपने पाँव की तरफ आ गई, ज़मीन की तरफ, दरमियान में ज़मीन आ गया। तो इसका मतलब है हम सिर्फ साल के अंदर 3 महीने इस सेटेलाइट को यूज़ कर पाएंगे, बाकी 9 महीने वो हमारी रेंज से बाहर रहेगा इस, और हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरीके से वो हमारे खत इस्तवा से बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से हम साल के 3 महीने इसकी ट्रांसमिशन यूज़ कर सकेंगे, बाकी 9 महीने हम इसकी ट्रांसमिशन यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया जाए, फिर भी ये कितना ही बुरी बात है कि आप एक मूवी देख रहे हैं सेटेलाइट के जरिए, जो इसकी ट्रांसमिशन आ रही है, और अम्मी भेजती है दही लेने के लिए, आप दही लेकर आते हैं, वापस आते हैं, सेटेलाइट आगे जा चुका है। अब 5-10 मिनट आपको वापस सेटेलाइट को ढूंढने में लग जाएगा कि वो कहाँ जा चुका है। एंटीने को घुमाकर आपको तलाश करना पड़ेगा, और फिर जब तलाश करेंगे उस वक्त तक मजीद मतलब सीन कुछ गुजर चुके होंगे और आपको को डिस्टर्बेंस होगी, जाहिर बात है। और फिर ये पूरी 3 घंटे की मूवी देखने के लिए एक बंदे को आपको रिजर्व करना पड़ेगा जो सेटेलाइट को घुमाता रहे अकॉर्डिंग टू, और सॉरी डिश को घुमाता रहे अकॉर्डिंग टू सेटेलाइट के। तो ये वीक पॉइंट्स हैं जो जियो सेटेलाइट ना होने की वजह से हमें हासिल होते हैं। तो इन वीक पॉइंट्स को दूर करने के लिए हम सेटेलाइट को हमेशा जियो सेटेलाइट बनाते हैं, और जिसकी वजह से हमें ये सारे फायदे हासिल होते हैं। शुक्रिया।